आज थोड़ी मुश्किलें हैं, कल और बेहतर होगा, बस आप कोशिश मत छोड़िएगा, भविष्य और भी बेहतरीन होगा। तो हमें कोशिश करनी है, हमें क्या कोशिश करनी है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से अगर हमें कोई भी कुछ भी सिखा रहा है तो हमें उस चीज़ को सीखना है, उसका अधिगम करना है। अगर हम किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ में कोई भी मुश्किलें आ रही हैं तो वो आज हैं, कल हो सकता है वो मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। बस हमें रुकना नहीं है, हमें कोशिश करते रहना है जिससे कि हमारा जो फ्यूचर है वो और बेहतर बन सके। तो फिर हम अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है अधिगम के प्रकार। कल हमने देखा था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स किस तरह से प्रभाव डालते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, जो अधिगम का प्रोसेस है, वो या तो मंद हो जाता है या फिर तीव्र हो जाता है। कल हमने चर्चा करी थी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से अधिगम की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि ये जो अधिगम होता है ये किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अधिगम के प्रकार आज हम पढ़ेंगे गैने के अनुसार। ये जो हमारे गैने मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनके अनुसार हम आज अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे। गैने जो है वो अमेरिका के निवासी थे। ये जो गैने मनोवैज्ञानिक हैं, ये अमेरिका के निवासी थे। इनका पूरा नाम देखिए, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है रॉबर्ट एन गैने। ठीक है, ये जो रॉबर्ट एन गैने हैं, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, इन्होंने सन 1965 में एक पुस्तक लिखी थी। सन 1965 में एक पुस्तक लिखी थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये जो गैने हैं, गैने ने 1965 में एक पुस्तक लिखी थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इस पुस्तक में इन्होंने ये जो 8 अधिगम देख रहे हैं आप, अधिगम के प्रकार 8 देख रहे हैं, इनकी चर्चा इन्होंने अपनी इस पुस्तक में की थी। ठीक है, तो इन्होंने ये जो 8 प्रकार बताए हैं अधिगम के, तो इसके कारण इसे अष्टपदीय सोपानकी सिद्धांत भी कहते हैं। अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो मनोवैज्ञानिक है गैनेज, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट एन गैने, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने सन 1965 में द कंडीशन ऑफ लर्निंग नाम की एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने अपने ये 8 अधिगम का जिक्र किया। ठीक है, इसीलिए इसे, इनकी संख्या जो है वो 8 होने के कारण ही इसे अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत कहा जाता है। अब इन्होंने ये जो अधिगम है, ये अधिगम इन्होंने एक पिरामिड के रूप में बताए हैं। ठीक है, एक पिरामिड के रूप में इन्होंने बताया है। अब वो पिरामिड हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से 8 अधिगम बताए हैं। पहला है, जो पहला अधिगम है, पहला है आपका संकेत अधिगम। ठीक है, फर्स्ट अधिगम है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम में क्या होता है? संकेत अधिगम में हम संकेतों के माध्यम से सीखते हैं, इशारों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, संकेत अधिगम में जो बालक को हम सब सिखाते हैं, तो बालक को हम संकेतों के माध्यम से सिखाते हैं। अगला क्या है? अगला है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम ये है कि अगर हमें बालक को कुछ भी सिखाना है तो हमें उस चीज़ का एक एग्जाम्पल, मतलब किसी वस्तु के बारे में बताना है अगर हमें, तो उसके सामने वो वस्तु हमें रखनी पड़ेगी। जैसे बालक है, छोटा बालक है, उसे हमें सेब के बारे में बताना है। ठीक है, उसे हमें सेब के बारे में कुछ बताना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें उसके सामने ये
सेव रखना पड़ेगा, मतलब उसके सामने ये कि उद्दीपक रखना पड़ेगा। उसके बाद वो जो अनुक्रिया करेगा उससे वो जो भी सीखता है तो वो होता है आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। अगला है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम का ये मतलब ये है कि चेन बाय चेन सीखना, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके सीखना। जैसे पहले हम छोटी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद आगे आगे बड़ी चीज़ें सीखेंगे। अब जैसे चेन अधिगम में क्या है, श्रृंखला अधिगम में क्या है, श्रृंखला अधिगम में बच्चा जो है पहले मतलब ये चेन में सीखता है। जैसे कि हमें उसे सिखाना है, जैसे हमें उसे हिंदी का अधिगम कराना है, हिंदी भाषा का अधिगम कराना है, तो पहले बच्चा क्या पढ़ेगा, पहले हमने हिंदी का अध्ययन स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमें वर्णमाला का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्णमाला का अध्ययन करना पड़ेगा कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। फिर हम देखेंगे कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं। फिर हम स्वर के प्रकार पढ़ेंगे, व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि जो वर्ण होते हैं वर्णों के संयोग से फिर हम शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्द से बड़ा आगे क्या पहुंच गया, वाक्य। तो इसी प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप, चेन बाय चेन जो है अध्ययन करते हैं, चेन बाय चेन जो हम सिखाते हैं तो वो होता है हमारा श्रृंखला अधिगम। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला क्या है, अगला है शाब्दिक अधिगम। अब देखिए शाब्दिक अधिगम में क्या है, बच्चे को शब्दों का ज्ञान हो गया, ठीक, शब्दों का ज्ञान हो गया, वर्णों का ज्ञान हो गया। उसके बाद शाब्दिक अधिगम में ये है, शाब्दिक अधिगम में ये होता है कि बच्चा उन शब्दों को मिलाकर छोटी छोटी कविताएं बनाना, छोटी छोटी कहानियां बनाना, शाब्दिक अधिगम में ये होता है। शाब्दिक अधिगम में बच्चा शब्दों का ज्ञान उसे हो गया है, वर्णों का ज्ञान उसे हो गया, उसके बाद उसे छोटे छोटे वाक्यों का ज्ञान, छोटी छोटी कहानियों का ज्ञान जो कि शब्दों से मिलकर बन रही हैं। तो इस प्रकार का अधिगम होता है, वो शाब्दिक अधिगम होता है। अगला है बहुविभेदन या विभेदीकरण। देखिए बहुविभेदन या विभेदीकरण, इसमें क्या होता है, इसमें हम अंतर के आधार पर सीखते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा था, तो वो हमारा विभेदीकरण अधिगम था, बहुविभेदन अधिगम था। जब हम किसी भी चीज में अंतर करके पढ़ते हैं तो वो हमारा विभेदीकरण अधिगम होता है। जैसे कि बहुत सारी चीजों में हम लोग अंतर पढ़ते हैं ना, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में अंतर, किसी भी चीज को लेकर ले लीजिए, जब हम अंतर करके पढ़ते हैं तो वो होता है विभेदीकरण अधिगम। अगला संप्रत्यय अधिगम। देखिए संप्रत्यय अधिगम मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग में ये होता है जैसे हमें एक कॉन्सेप्ट लेना है, जैसे हमें बच्चे को बताना है, हमने उसके सामने कुछ लिखा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट निकल कर ये आ रहा है कि ये जो सारे हैं ये सारे फल हैं। ठीक, ये सारी चीजें फल हैं। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर क्या कर देते, आलू कर देते, तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, तो बच्चा हम उससे कहते कि इनमें से जो भिन्न है वो बताओ, तो वो बता देता कि आलू। क्यों भिन्न है, क्योंकि ये सारे जो है ये फल हैं और ये सब्जी है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, उसे हम कहते हैं संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, संप्रत्यय अधिगम में एक कॉन्सेप्ट लेकर हमें अधिगम कराना होता है। अगला है नियम या फिर सिद्धांत अधिगम। नियम और सिद्धांत अधिगम में ये होता है कि हमें नियमों के अनुसार पढ़ना पड़ता है। उसमें कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कोई फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे हम गणित में आकृतियों का अध्ययन करते हैं, वर्ग का अध्ययन करते हैं, आयत का अध्ययन करते हैं, वृत्त का अध्ययन करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, कोई आयत है, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, आयत का जो क्षेत्रफल है वो हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हम किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक नियम है, एक जो नियम बनाया गया है, आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र बनाया गया है, जो फार्मूला बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम अधिगम कर रहे हैं, अलग से नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है आपका नियम या फिर सिद्धांत अधिगम। अगला और लास्ट आपका है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है समस्या समाधान अधिगम में क्या है। समस्या समाधान अधिगम में हम ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे हमें किसी भी चीज़ को लेकर कोई समस्या है तो उसके समाधान का जो अधिगम कर रहे हैं वो होता है आपका समस्या समाधान अधिगम। ठीक, तो इनमें, इन सारे अधिगमों में ये जो है आपका, ये सबसे जटिल अधिगम माना जाता है। ये जो गैने हैं इन्होंने बताया है कि जो समस्या समाधान अधिगम है ये सबसे जटिल अधिगम है, और जो संकेत अधिगम है ये सबसे सरल अधिगम है। हम इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि ये उच्च स्तरीय अधिगम है और ये निम्न स्तरीय अधिगम है। देखिए अब हमने ये देख लिया कि जो गैने हैं, रॉबर्ट एंड गैने हैं, इन्होंने अष्टपदीय सोपानकी के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया है कि जो अधिगम के प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। हमने 8 प्रकार देख लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि गैने ने इन अधिगम को एक पिरामिड के रूप में रखा है। ठीक है, पिरामिड की शेप में रखा है। तो पिरामिड देखिए किस प्रकार से रखा है। इन्होंने पिरामिड में सरल से जटिल की ओर, इन अधिगमों को सरल से जटिल की ओर बताया है। ठीक, तो इनमें सबसे सरल कौन सा अधिगम है? सबसे सरल है संकेत अधिगम, और सबसे कठिन माना जाता है सबसे कठिन आपका समस्या समाधान अधिगम। जैसे कि इधर मैंने आपको बताया कि सबसे जटिल या उच्च स्तरीय अधिगम जो है वो है समस्या समाधान अधिगम, और सबसे सरल या फिर निम्न स्तरीय अधिगम संकेत अधिगम। तो हमने अधिगम के प्रकार देखे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अधिगम के प्रकार जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके अलावा और भी अधिगम के प्रकार हैं, कई मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के प्रकार बताए हैं, लेकिन इनके अलावा मैं आपको एक प्रकार और बताऊंगी। देखिए वो क्या है। पहला जो है औपचारिक अधिगम, और दूसरा अनौपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम क्या होता है और अनौपचारिक अधिगम क्या होता है? देखिए औपचारिक अधिगम वो होता है, औपचारिक अधिगम जो है, औपचारिक अधिगम में नियमों की बाध्यता होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि औपचारिक अधिगम में नियमों से बांधा जाता है हमें, उसमें अधिगम करने के कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं के दायरे में रहकर हमें अधिगम करना पड़ता है। और ऐसा कहाँ होता है? जैसे विद्यालय में, कॉलेजेस में, तो इन सब जगह कैसा अधिगम होता है? औपचारिक अधिगम होता है, क्योंकि वहाँ पर नियम की बाध्यता होती है। और दूसरा आपका क्या है? अनौपचारिक अधिगम। अनौपचारिक अधिगम में क्या होता है? अनौपचारिक अधिगम ठीक उसी का उल्टा, इसमें नियमों की कोई बाध्यता नहीं होती है। नियमों की बाध्यता क्यों नहीं होती है? नियमों की बाध्यता कहाँ नहीं होती? देखिए आपका परिवार हो गया, समाज हो गया, टीवी, समाचार पत्र, इन सब चीजों से अगर हम अधिगम कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई नियमों की बाध्यता नहीं है कि हमें इतनी देर पढ़ना है, हमें यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ना है, हमें इस तरह से बैठ के पढ़ना है, कोई बाध्यता नहीं होती है। तो वो आपका अनौपचारिक अधिगम कहलाता है। तो ये आपके औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम हो गए। देखिए 8 अधिगम हमने ये देख लिए गैने के अकॉर्डिंग, और 2 जो मेन है, अलग से अगर आपसे पूछे जा रहे हैं अधिगम के प्रकार कितने हैं, अगर वहाँ पर आपको 8 ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है, या औपचारिक तथा अनौपचारिक ऑप्शन मिल रहा है, तो वहाँ पर ये सही कर देना। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर में ये जो गैने का है, ये क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है यूपी टेट के माध्यम से। ये जो गैने ने अधिगम का क्लासिफिकेशन दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने आपको यही कराया है। लेकिन अगर फिर भी
कोई प्रॉब्लम हो आपको, कोई इशू हो, अगर कुछ कहना चाह रहे हो, किसी और के अकॉर्डिंगली देखना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियो पाने के लिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बने रहिए ग्रेट मंत्रा के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।